नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज का जो लेक्चर है, टॉपिक है या जो एजेंडा है आज का हमारा पढ़ने का, वो जी है फिजिक्स की क्लास है, रिवीजन क्लास है। क्योंकि बच्चों का सिलेबस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो एक दफ़ा एमसीक्यूज क्वेश्चंस की रिवीजन करवानी शुरू की हुई है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आप बच्चे क्वेश्चन सुनाएंगे और साथ उसके एमसीक्यूज की इंग्लिश बोलेंगे, और जो लफ्ज गलत हुआ उसकी करेक्शन अगले लेक्चर में होगी। और साथ ये होगा कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जी, अब मैं दावत देता हूँ कि जी क्लास दहम से जो तालिब इल्म क्लास में ज्वाइन है वो रीडिंग शुरू करे और अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेते हुए शुरू करे। जी शाबाश बेटा, शुरू कर दे रीडिंग। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A strong field lies in Faraday cage. Option number one. जी बेटा, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, थोड़ा सा बुलंद बोले और नेट सही से कनेक्ट करें। हाँ बैठे आप रीडिंग कर लेंगे। जी बेटा, ये हेलो। जी अब्दुल्ला बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब्दुल्ला बेटा, अपनी आवाज को अनम्यूट करें। जी सर. जी बेटा, आपकी शायद नेट में कोई इशू आ गया था, आपकी डिस्कनेक्ट हो गया था। आप शुरू करें पहले लफ्ज से ही, पहले लाइन से ही दोबारा। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A strong field lies in Faraday cage. Option number one, gravitational. Option number two, electric. Option number three, magnetic. Option number four, geometric. जी Number two, the unit of electric power is number one, ampere. Number two, watt. Number three, joule. Number four, volt. Number three, the central part of an atom is called number one, electron. Number two, proton. Number three, nucleus. Number four, neutrons. जी बेटा, Number इधर रुक four. जाए। ये सबसे बेसिक पॉइंट आया है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये रिवीजन क्लास में भी 4-5 लेक्चर्स में हो, परेशान नहीं होना, लेकिन आपने बेसिक कंसेप्ट समझते जाना है। जी मैं अब ना वाइट बोर्ड शेयर करने लगा हूँ, वहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा इसके बारे में। जी जी, ये वाइट बोर्ड नजर आ रहा शुरू हो गया आपको, सब बच्चों को? जी सर. जी, सबसे पहले क्या चीज है जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन। जी बेटा, इधर जो बैठे हुए वाइब्रेट पे कर लें सेल को। जी बेटा, अगर हम सेल की शक्ल देखें, या सॉरी एटम की, तो इस तरीके से गोल दायरा लगा होता है। जी बेटा, आप लोग अनम्यूट कर लें अपनी आवाज को, जी सर. माइक ऑन कर लें। कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कोई सारे सुलझे हुए बच्चे बैठे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जिसको मैं आवाज लगाऊंगा वही बोलेगा, ठीक है ना? अच्छा जी। ओके. हाँ जी, अब ये देखें कि ये एटम की शेप इस तरह होगी, और दरमियान में जो है छोटा सा पार्ट जो होगा, इसको क्या कहा जाएगा?
जी ये अब्दुल्ला बेटा बताएं आप क्या होता है ये क्लास 10 के सेंटर। बच्चे। जी सेंटर, न्यूक्लियस का सेंटर होता है ये। नहीं नहीं ये बेटा न्यूक्लियस है। जो एटम का सेंटर होगा, एटम का सेंटर होगा ये वाला हिस्सा, ये न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल। ये मैं डाट डाट लगा देता हूँ क्योंकि वो उधर स्पेलिंग लिखे हुए हैं। अच्छा जी, एटम के बारे में देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इंपॉर्टेंट है एटम, इसलिए साइंस का क्या लेके बेसिक स्टार्ट इधर से होता है एटम से। तो ये बाहर वाला जो दायरा है ये आपका क्या कहलाता है? जी क्लास 10th का तालिब इल्म बताया कि इसको इस दायरे को क्या कहा जाएगा? जी शेल क्लास, सर जी एटम का। जी जी ये बाहर वाले दायरे को क्या, ये दायरे जो होते हैं एटम के बाहर इसका क्या नाम होता है? शेल। जी शेल, इसको शेल कहा जाता है। जी अब 12th क्लास का तालिब इल्म बताए कि इसका कोई और नाम भी होता है, अगर होता है तो बताए जल्दी से। सब शेल। नहीं नहीं वो सब शेल नहीं बेटा, वो और चीज है। यहाँ पर जो है इसको ऑर्बिट कहा जाएगा। आया ध्यान में कि ऑर्बिट लफ्ज पड़ा हुआ है? जी 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 ये दोनों क्लियर हो गए कि इसको शेल भी कहा जाता है और इसको ऑर्बिट भी कहा जाता है। जी अब आप देखते हैं कि एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब जो सबसे ज्यादा पार्टिकल हैं वो इस जगह पर पाए जाते हैं। जी ये जी क्लास 12 का बच्चे के राइटिंग टेस्ट है वो लिखे कि न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं, इसलिए ये एटम का भारी हिस्सा है। न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं और इसलिए ये एटम का भारी हिस्सा है। जी लिख लिया? जी सर। जी इधर एक बच्चा बैठा हुआ है सर, आप देखिए कि एक मिनट में इधर बच्चे को गूगल सर्च सिखा रहा हूँ। आप बेटा गूगल पे देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना लाइटर है। अच्छा जी न्यूक्लियस भारी हिस्सा है। अब जो जो ये जो ऑर्बिट है या शेल है, इसमें बेटा क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही है? जी। अच्छा जी ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसमें दो अहम, इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल है लेकिन दो ज्यादा अहम है। एक आपका होता है न्यूट्रॉन और दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। ऐसे ही है? जी अब क्लास 12 से बच्चा बताएगा मुझे कि न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। नेगेटिव। जी जी अब क्लास 10 से बच्चा बताएगा कि क्या इस बच्चे ने सही जवाब दिया है 12 क्लास के ने या गलत दिया है। जी नहीं पता जी जल्दी से बताएं हाँ या ना में जवाब दें। सर, नहीं पता है। जी अच्छा बेटा ये 9th क्लास के भी ये अहम टॉपिक है, न्यूट्रॉन का अगर वो बाद में चले मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जो 9th क्लास के बच्चे हैं अगर सुन रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाद में ये लिंक शेयर हो जाएगा। अच्छा जी प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन न्यूट्रल प्रोटॉन होता पे है। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे सर। पॉजिटिव चार्ज है। जी और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है सर जी। नेगेटिव। अब देखें ये थोड़ा सा असल में रिवीजन का यही मतलब होता है कि आपकी याददाश्त को दोबारा से ताज़ा किया जाए। अब देखिए पहले 12th क्लास के बच्चे ने कह दिया था कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन अब वो थोड़ा सा उसके उसने रिकॉल किया बाकी दोनों को। तो आप बाकियों के साथ कंपैरिजन करके याद किया करें कि न्यूट्रॉन का वैसे भी न्यूट्रल होता है,
न्यूट्रल मतलब के कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मतलब के नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी। अब मुझे आप में से कोई बच्चा बता सकता है, कोई तालिब इल्म बता सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, चले या अकेला कर लें, प्रोटॉन, आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनमें वेट का कितना फर्क है? ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप तकरीबन। जो सेकंड ईयर का तालिब इल्म है उसने 4 साल लगातार पढ़ा है। 1836। जी। अगर नहीं है तो बेटा आप सिंपल सा पास कह दें ताकि मेरे क्लियर हो जाए, मैं जल्दी जल्दी लेक्चरों को आगे लेके चलूं। सर याद नहीं आ रहा है। जी बेटा, अब ये देखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये 1836 होता है, उर्दू में आपने पढ़ा होगा। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट का इक्विवेलेंस बनाते हैं, जब प्रोटॉन का वेट होता है 836 इलेक्ट्रॉन, तब इनका वेट बराबर होता है। यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1836 गुना, 1836 टाइम हल्का है। क्लियर है? इतनी समझ आ गई? इसमें कोई जी कंफ्यूजन सर। है? नहीं तो यस आगे सर। चलें। चले। चलो ठीक हो गया। जी बेटा, अब आगे चलते हैं तो क्या होता है कि अब करते हैं कि एटम का देखें। आज जो हमारा टॉपिक हुआ है, आई थिंक 9th क्लास का आज मैंने टॉपिक रिवीजन की थी थोड़ी सी, तो उस वक्त सारे बच्चे, सारे तालिब इल्म बैठे हुए थे। वहां मैंने यूनिट का और मेजरमेंट का कंसेप्ट बताया था। ठीक है ना? मेजरमेंट का कंसेप्ट बताया था। अब मेजरमेंट के कंसेप्ट में हम वजन भी करते हैं, मैथ भी देखते हैं, हम लंबाई भी देखते हैं, सारी चीजें मेजरमेंट में आती हैं। अब अगर हमने एटम का मैथ देखना है, एटम का मैथ देखना है, क्या देखना है? एटम का मैथ। ठीक है ना? अब मैथ और मैथ्स। वेट में फर्क होता है, लेकिन हम आम जुबान में वजन ही कह देते हैं कि एटम का वजन करना है, तो हम कैसे करेंगे? ये कोई बता सकता है? चले इस तरह कर ले, थोड़ा सा आसान कर देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ नंबर। बेटा इसमें कोई शाई होने की जरूरत नहीं है, अगर गलत भी हो जाए तो इसमें शर्माने की बात नहीं होती। देखिए, आप गलती करेंगे तो टीचर आपको सिखाएगा ना, ऐसे ही है ना? तो अगर आपको नहीं जी आता सर। तो इसमें कोई नहीं है, तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो हम उसको रिकॉल कर लेंगे। जी। मैथ्स नंबर जो है वो होता है ए। इसको सिंबल ए से ज़ाहिर करते हैं। जी, देखिए देखिएगा जरा, मैथ्स ए को सिंबल से ए से ज़ाहिर करेंगे, मैथ्स नंबर को। क्योंकि एक होता है एटॉमिक नंबर, वो होता है जेड। अच्छा खैर, ये मैं थोड़ा सा इस सर मैथ्स तरीके की से समझा दूं डेफिनेशन। कि आपका जो एटम का मास है, जब तक ये फार्मूला देखा जाता है, आपके एटम का जो मास है वो किस किस चीज पर होता है? वो आपके होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के वजन पर। ठीक है ना? अच्छा जी। अब आपने ये देखें कि एटम में आपने पढ़ा, 3 चीजें पढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब हम एटम का मैथ कर रहे हैं,
इधर एन आएगा आई थिंक, यानी कि न्यूट्रॉन के लिए जो भी वर्ड इस्तेमाल होएगा, ए एटॉमिक मैस ही होता है, ए इज इक्वल टू जेन प्लस एन होता है, ये फार्मूला है इसका एटॉमिक मैस का या मैस नंबर का। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं ले रहे। इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है 1/1836 गुना क्या है, लाइटर है या हल्का है। जी, ये क्लास 12 का तालिब इल्म लिखे, सवाल लिखे उर्दू में। सर लिखवाएं। जी, लिखे कि एटम का मैस करते हुए या वजन करते हुए इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया जाता। इलेक्ट्रॉन हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं शामिल किया जाता। क्यों नहीं शामिल किया जाता? नहीं किया जाता। देखिए ना, मैंने आपको को क्यों नहीं शामिल किया जाता, ये सवालिया फिक्र है। देखिए ना, मैंने आपको फार्मूला बताया है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करेंगे। जैसे आप देखें ना, आपने मैथ नंबर पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, मैथ नंबर पढ़े होंगे ना पीरियोडिक टेबल में। ये अभी हम पीरियोडिक टेबल निकाल लेते हैं गूगल पे, ये देखें, ये गूगल वाले आपको बहुत ही अच्छी ऑप्शन देते हैं कि आप क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और इधर से गूगल का, ये गूगल शो हो रहा है। नहीं नो सर। सर। ये मैं एक मिनट ठहरे, मैं ना उसकी इसको बंद करूं। ये बंद किया है। ये मैं शेयर करता हूं दोबारा से स्क्रीन को। ये देखें, ये गूगल आ गया ना आपके पास। जी जी बेटा, इसका अब ये फायदा है, गूगल आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकें। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये माइक जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, पीरियोडिक टेबल आपने बोलना है और आपकी खुद ही आपकी आवाज का आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपकी आवाज को गूगल अगर पहचान रहा है तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अगर नहीं पहचान रहा तो आपकी बोलने में कोई मसला है और उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। ठीक है बस। अच्छा खैर, यहाँ पर हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि यहाँ पर ये ले लें क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास ये देखें कितना लिखा हुआ है, 35.453, यही लिखा हुआ है ना। जी अच्छा, इस तरफ लिखा हुआ है 17। जी जी अब्दुल्ला बेटा, नजर आ रहा है 17 लिखा हुआ। जी सर। जी शाबाश बेटा। अब ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ये 17 क्या है और ये 35 क्या है। तो अब मैं दोबारा व्हाइट बोर्ड की तरफ आता हूँ। ये देखें कि आपके प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन ये मिलके क्या बनाते हैं, एटम का मैस, ऐसे ही है। अब जो आपका, सॉरी, जी प्रोटॉन, प्रोटॉन को आप जी भी कहते हैं। जी क्यों कहते हैं, इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। समझ रहे हैं बात को? जी मेरा भाई देखो कौन है। जी, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। अब आपके पास ये जो 17 लिखा हुआ था, या जैसे ये देखें, हाइड्रोजन का 1 लिखा हुआ है, लिथियम का ये 3 लिखा हुआ है, सोडियम का ये 11 लिखा हुआ है, पोटाशियम का ये 19 लिखा हुआ है, ऐसे ही है। जी, अब ये देखें कि आपके ये जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि प्रोटॉन का होता है। ये प्रोटॉन कितने आपके उधर थे, 17 थे क्लोरीन के, और जी आपके न्यूट्रॉन या 17 होंगे या 18 या 19। ये आइसोटोप वाला टॉपिक हमारा कल का होगा, क्योंकि अभी ये रह गए। अभी अगर अभी समझा सका तो मैं अभी समझा दूंगा, क्योंकि ये 9 मिनट बाद हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी।
अच्छा, 17 18 35 बन गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्लोरीन का वजन निकाल लिया। क्लियर है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। अब ये आपको आप थोड़ी सी चीजें समझ आ गई होंगी। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा बता दूं कि जो आपका होता है ना, आपको मैंने बताया था कि जो अभी एक फिक्रा लगाया था कि न्यूक्लियस बहुत भारी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल होती हैं, ऐसे ही है। जब आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास जी में पढ़ते हैं, तो आपको 3 चीजें पढ़ाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल मौजूद हैं, जिसको न्यूट्रिनो और प्रोटीनो कहते हैं। तो यहाँ पर जो चौथी ऑप्शन दी हुई है आपके क्वेश्चन पेपर पर, वो यही दी हुई है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, अच्छा न्यूट्रॉन। अच्छा, ये आप ये सवाल को देखें, कहता जी द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा जी? न्यूक्लियस कहलाएगा, ऐसे ही है। तो बेटा जब तक आपको ये देखिए, एक एग्जांपल मैंने समझाई है कि जब तक आपका पूरा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आप जवाब नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब चलें बेटा, थोड़ी सी रीडिंग और कर लें, कम से कम 10 क्वेश्चन कर लें। तो कल से इंशाल्लाह 7 बजे या 7:10 पर हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास में लेट ना आए क्योंकि अब तकरीबन सबको चलाने आ गया है। ठीक है ना। चले आगे जी रीडिंग शुरू कर दीजिए आप। The electric circuits which perform the various logic operations are called: number one, logic gate; number two, digital system; number three, series circuit; number four, parallel circuit; number five, 1 मिनट ठहरे। write the SL unit of frequency. ये कौन सा कर रहे हैं नंबर? 5. जी बोले बेटा, अब आप बोले, मैंने ये थोड़ा सा ये वाला इसमें ऑप्शन है कि ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है वर्ड को, ताकि बाद में जब यूट्यूब पर देखा जाए तो वो बच्चों को पता लगे कौन सा लफ्ज पढ़ने। चले पढ़े आप। Write the SL unit of frequency. जी बेटा, Number एस one, आई है। I. जी शाबाश, जल्दी रीडिंग करते हैं। Number one, N. Number two, M. Number three, PA. इसको सर पेंटा कहते हैं. नहीं बेटा, ये आप पढ़ते हैं एक दफा, फिर मैं चारों को बता देता हूँ। नंबर डी, हर्ट्ज, HZ. जी, अब ये देखिए कि नंबर थोड़ा सा यहाँ पर आ गया है यूनिट का, तो अब यहाँ पर ही हमें वाइंड अप शायद करना पड़े क्योंकि 6 मिनट की क्लास है। मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा अहम कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ। तमाम तालिब इल्म बड़े गौर से सुने। जी, अब बात आ गई है यूनिट की। जी, यूनिट की दूसरी सेंस को समझाने लगा हूँ। यूनिट की मैं समझाने लगा हूँ दूसरी सेंस। जी बेटा, ये यूनिट का इंपॉर्टेंस समझें कि आपके पास क्वांटिटी का पता है ना कि किसको कहते हैं? मुकदार को। क्वांटिटी का पता है ना किसको कहती हैं? कि मैं ना थोड़ा सा आपको और भी, क्वांटिटी किस चीज को कहा जाता है बेटा, पता है? क्वांटिटी का लफ्जी मीनिंग तो पता होगा। मिकदार। जी बेटा, मिकदार। अब देखें मिकदार, देखें मिकदार जब भी बतानी है, असल में ये लिख लें फिक्रा जी, लिख लें, इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूं। अब सिर्फ मैंने बतानी है और आपने लिखनी है। और ये 2 टॉपिक आज क्लियर हो जाएंगे, ये काफी है, क्योंकि आज आपको मैंने टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा सा समझाया है। कुछ तालिब इल्म थे जिनको जूम की क्लास का लेने के बारे में सिखाया था कि वो कैसे लेक्चर अटेंड करना है, उनका पहला लेक्चर था, तो उनको ज्वाइन करने में थोड़ा सा इशू था। जी, मिकदार के बारे में समझे
लिखना शुरू करें जी। क्वांटिटी यानी के मकदार, लिखते जाएं तो आगे से कहते जाएं कि लिख लिया है, ताकि फिर मैं आगे बोलता जाऊं। आपने सिर्फ यही कहना है कि लिख लिया है। क्वांटिटी यानी के मकदार, जी लिख लिया है। जी बेटा बोल दिया करे ना कि लिख लिया है, जी नहीं कहना। जी से क्या पता लगेगा, जी सर। क्योंकि मुझे पता है कि जी के बाद तो एच आता है पहले, और एफ आता है आई थिंक। आप एग्जैक्ट वर्ड बोले कि लिख लिया है जी। क्वांटिटी यानी कि मकदार को बयान करने के लिए लिख लिया है सर। उसकी दोनों मिकदारों को समझना जरूरी है। लिख लिया है। अब जब वो लिख लिया है तो आप क्या करें, उसके नीचे इस तरह करके लाइन लगाएं। एक तरफ लिखें फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल नहीं, एक तरफ लिखें वेक्टर, जी सर बताएं क्या लिखना है। एक तरफ वेक्टर लिखे ना, ये मैंने बना रहा हूं ना कि कैसे बनाना है, और एक तरफ स्केलर लिखे। ये लिख ली दोनों चीजें, और इस तरह दरमियान में लाइन लगा लें स्केल्स के। जी लाइनें लगा ली हैं। जी सर लिख लिया। ये लाइनें लगा ली वेक्टर स्केलर। जी सर। अच्छा बेटा, आप वेक्टर के बारे में पहले लिखिए, पहले स्केलर के बारे में लिखिए। कहता जी स्केलर, जी लिखवाएं। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ये लिख लिया है तो आगे वेक्टर के बारे में उसके सामने एक फिक्रा लिखे। जी बेटा मैं आपका वेट कर रहा हूँ, फिर मैंने बोला आगे मुझे, मैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए थोड़ा जी सा लेट बोलता हूँ ताकि आप आसानी से लिख सके, नहीं तो मैं तो जल्दी जल्दी बोलता रहूँ। स्केलर का लिख लीजिए। जी आप वेक्टर का लिखे। स्केलर का लिख वेक्टर लीजिए। का क्या लिखा है जरा बताएं। ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। हाँ जी, अब वेक्टर के बारे में लिखे। ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। ये इतना लिखने के बाद बेटा मैं बस इधर वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया है। लेक्चर का टाइम आपने लिखना नहीं है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि अगर आप दोबारा अगर ज्वाइन करना हो, आप कल को ही इंशाल्लाह क्लास होगी और प्रॉपर तरीके से होगी, और 7 बजे सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे लाजमी। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज।